Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। सीटेट जनवरी 2024 और एचटेट की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल चैनल के साथ जुड़ जाएं। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम वीडियो मिल जाए। तो चाहे आप लोग एचटेट के कैंडिडेट हों या सीटेट जनवरी 2023 के, या फिर आप दोनों एग्ज़ाम दे रहे हों, तो आप सभी के लिए क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो 2 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ईवीएस प्रीवियस ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर आपको सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन हैं। 30 क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिस सेट में और फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में भी 30 क्वेश्चन किए हुए थे, यानी कि 60 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है आपका, इसमें भी 30 क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। बची बात थ्योरी की, तो उसकी भी बहुत जल्द क्लास आपको महामैराथन क्लास मिलेगी ईवीएस की, यानी कि पर्यावरण अध्ययन की। सीडीपी की क्लासेस आपकी थ्योरी की ऑलरेडी चल रही हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देख लीजिए। प्रैक्टिस सेट भी आएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सीडीपी के ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। अब कई लोग परेशान हैं कि हम लोग तैयारी किस तरह से करें, तो इस पर मैं वीडियो आज शाम तक लाऊंगा कि आपको तैयारी किस तरह से करनी है, क्या पढ़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्या आपको स्ट्रेटेजी रखना है, ताकि आपका जो सीटेट है ना वो एक ही बार में क्वालिफाई हो जाए, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2। ठीक है, तो उसके लिए आपको डिटेल में वीडियो बना के मैं शाम तक अपलोड कर दूंगा। तो चलिए, 2 प्रैक्टिस सेट के बाद अपना थर्ड प्रैक्टिस सेट यानी कि 61 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मतलब 61 नंबर का क्वेश्चन है। नेफेथिन्स एक पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में वह पौधा कहाँ पाया जाता है? तो पहले मैं बता दूं कि जो इस तरह के पौधे होते हैं, नेपेथिन्स जो एक पौधा है, ये मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों, छोटे छोटे जीवों को खाता क्यों है? तो इसलिए खाता है क्योंकि ये जहाँ की मिट्टी में उगता है उस मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं होता है। जब नाइट्रोजन नहीं होता है तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को अपने अंदर फंसा लेते हैं, और वो जो कीड़ा है वो वहीं पर मर जाता है, उसके अंदर जो नाइट्रोजन होगी उसको अवशोषित कर लेता है। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट 1 और 2 अगर आप देखोगे तो और चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आपको वीडियो है ना सारे देखने हैं। तो जो नेफेथिन्स एक पौधा है, ये पाया कहाँ जाता है? तो ये पाया जाता है आपका मेघालय में। ठीक है, मेघालय जो स्टेट है आपका, वहाँ पर नेफेथिन्स पौधा पाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांपों के बारे में दिया हुआ है, सांपों के संदर्भ में आपको पढ़ना है। तो सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनना है। एक दिया हुआ है, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। तो ये याद भी रखते रहिए कि जो हमारे देश में है ना, तो 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। दूसरा, नाग यानी कि कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। तो ये भी सही है। ठीक है, जो आपका कोबरा होता है ये जहरीले सांपों का एक प्रकार है। सी, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। पहली बात तो खोखले दांत नहीं होते, तो गलत यही लग रहा है, फिर भी आगे पढ़िए। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। तो ये गलत है। अगला, सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो ये बिल्कुल सही है, यानी आपका ए, बी और डी सही है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपको, ए और बी और डी? तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ए, बी और डी सांप के बारे में सही कथन है। मतलब हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग यानी कि कोबरा जो है वो जहरीले सांपों का एक प्रकार है। सांप के काटने की दवाई जो आपकी है सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ये तीनों पॉइंट आपके सही हैं। तो राइट आंसर आपको मिल गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है आपका उत्तर प्रदेश में।
अगर आपसे स्टेट पूछ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में है। अब किस जनपद में पूछा है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो यह आपका चंदौली जनपद है एक उत्तर प्रदेश में, जहां पर आपका चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। अब देखिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, वन्य जीव अभ्यारण्य की एक लिस्ट पूरी बना करके हम एक सेपरेट वीडियो कर लेंगे। जो आपके नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान है उनका प्रॉपर एक वीडियो बना लेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके कंफर्म हो जाएंगी। तो टेंशन ना लें, लगे रहें, आपके पास 2.5 महीने का टाइम है, इतने में सीटेट आपका निकल जाएगा। जितना पढ़ा रहा हूँ और जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लीजिए, आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 दोनों क्वालिफाई कर लोगे आराम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 64 नंबर का। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? आपकी UNFPA, UNDP, यूनेस्को, WHO ये दी हुई है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन बी है UNDP, ये राइट आंसर हो जाएगा। UNDP आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो वन्य जीव संरक्षण के लिए समर्पित है। चलिए 65 नंबर का क्वेश्चन है। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है या फिर बच्चे देता है। तो स्तनधारी कौन होते हैं? जो बच्चे देता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चमगादड़ स्तनधारी इसलिए है क्योंकि यह बच्चे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? इटियोलॉजी, नियोलॉजी या फिर इथोलॉजी या फिर आपका डेमोलॉजी। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इथोलॉजी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जीवों के व्यवहार का अध्ययन आपका कहलाता है इथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो गल्फ ऑफ मन्नार जो है राष्ट्रीय पार्क है वो किस स्टेट में स्थित है? गुजरात में, तमिलनाडु में या फिर अंडमान द्वीप या फिर आपका पश्चिम बंगाल में। 4 ऑप्शन है, तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु, यानी कि गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान ओक के बारे में सही कथन लिखिए। अब रेगिस्तान ओक होता क्या है? वो एक पेड़ होता है जिसका नाम है। अब ये ओक कहाँ पाया जाता है? ये पॉइंटों से आपके आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके सीटेट में आते हैं ना, ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है जो आप 68 नंबर का देख रहे हो। उसके पहले जो आपने क्वेश्चन देखा वो भी सीटेट में आया हुआ है। तो ये जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब यह पेड़ जो है ये रेगिस्तान ओक है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो बिल्कुल सही है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो आपका रेगिस्तान ओक होता है, ट्री होता है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए बी देखते हैं। एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। ये गलत है क्योंकि इनकी जड़ें टहनियों से नहीं लटकती, वो होता है आपका बरगद का पेड़। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है रेगिस्तान ओक की। सी पॉइंट देख लेते हैं। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक पानी तक ना पहुंच जाएं। बिल्कुल, तो इसकी जो जड़ें होती हैं उस गहराई तक जाती हैं कि जो जड़ें होती हैं वो पानी तक ना पहुंच जाए, तब तक ये गहराई में चली जाती हैं इनकी जड़ें। तो ये भी आपका सही है। तो आपको रेगिस्तान ओक के बारे में 2 चीज़ पता चल गई अभी, कि यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पेड़ की जड़ें जो है जमीन से उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। अगला पॉइंट देख लेते हैं। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। स्थानीय लोग पहले पाइप का उपयोग करके इससे पानी पीते थे। तो बिल्कुल सही आंसर है ये, मतलब राइट पॉइंट है कि इस पेड़ में क्या होता है, इसका जो तना होता है उसमें पानी जमा रहता है, स्थानीय लोग इसमें पाइप लगा करके पीने का उपयोग करते थे। तो 3 सही है इसमें, ए, सी और डी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ACD, बी वाला। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर का 69 नंबर का क्वेश्चन है। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह कौन सा पक्षी है?
ऑप्शन आपके हैं शकरखोरा, कलचिड़ी, कौआ और फाख्ता। तो जो कौआ होता है ये आपका लगभग जिस भी पेड़ पर आप देखेंगे तो सबसे ऊंचे की जो टहनियां होंगी वहां पर घोंसला बनाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कौआ हो जाएगा। ठीक है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है तो यह कौन सा पक्षी है? ये हो जाएगा आपका कौआ, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 70 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। अब ये हाथी के बारे में दिया गया है पूरा, तो यहां पर आपको समझ में आ जाएगा। हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं, मतलब मड में, यानी कि जो कीचड़ होता है मिट्टी का, उसमें खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो ये एकदम सही है, आपने देखा भी होगा। ठीक, बी पॉइंट जो आपका दिया हुआ है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं, बिल्कुल गलत है। 10 घंटा हाथी कभी नहीं सोता। सी पॉइंट देख लेते हैं जो आपका सी नंबर का दिया हुआ है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, बिल्कुल सही है आपका। डी, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलो पत्ते या झाड़ियां खा लेते हैं, तो ये भी आपका सही है। मतलब ए, सी और डी सही होना चाहिए, तो ऐसा ऑप्शन किस में है? ऑप्शन सी में। ए, सी और डी सही है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 71 नंबर का क्वेश्चन, वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपके वनों का वर्गीकरण, वनों पर वन मंत्रालय के नियंत्रण को बढ़ाना, सी है आपका राज्यों को अपने भूभाग में आ रहे अभ्यारण्यों पर अधिक स्वायत्तता देना, या फिर पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों का मान्यता देना, अधिकारों को मान्यता देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। वन अधिकार अधिनियम 2006 का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले जो समुदाय होते हैं, जो आपकी ट्राइब होती हैं, जो जनजातियां रहती हैं, उनके अधिकारों को मान्यता देना है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन है आपके 1, 2, 3 या फिर 4। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि 4 कक्ष होते हैं आपके हृदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं क्या कहलाती है? ऑप्शन है आपके प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन है वाष्पीकरण, सी है आपका संघनन और डी है आपका परागण। तो ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं वो आपकी परागण कहलाती है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्लोन क्या है? क्लोन आपका एकल जनक से प्राप्त पौधे हैं, या फिर कायिक रूप से उत्पादित पौधे हैं, आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। तो क्लोन आपका यही होता है कि जो जनक पौधा होता है हूबहू उसके तरह जो पौधा होगा वो उसका क्लोन कहलाता है। एकल जनक से प्राप्त होते हैं, मतलब एक ही जनक होते हैं ऐसे पौधों को, वही आपका क्लोन कहलाता है। तो इसमें जितने आपके ऑप्शन हैं, एकल जनक से प्राप्त पौधे, कायिक रूप से उत्पादित पौधे और आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला नंबर का क्वेश्चन है 75 नंबर का, इनकी 1859 की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इनके प्राकृतिक चयन संबंधी शोध का विवरण है। यह उद्भव जीव विज्ञान में मील का पत्थर है। इस पुस्तक के रचयिता कौन है? कौन सी पुस्तक का? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में यह पुस्तक लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये थी आपकी चार्ल्स डार्विन के द्वारा। राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन, टेडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है?
मेढक की, या फिर मछली, या टारपीडो, या फिर ध्रुवीय भालू। तो जो टेडपोल है वो मेढक की प्रारंभिक अवस्था को कहते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मेढक। अगला क्वेश्चन, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गेंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा? ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने जितने अभी तक सेट कराए हुए हैं अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। कभी ये पूछ दिया गया है कि जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है वो किस स्टेट में है या कहाँ है, या फिर ये किस लिए प्रसिद्ध है, या फिर ऐसे पूछ लिया कि एक सींग वाले गेंडे जो पाए जाते हैं वो किस नेशनल मतलब किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे गए। तो आप समझ सकते हैं इससे कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य होंगे उनका एक पूरा सेपरेट वीडियो लेके आएंगे हम लोग, तो सारे क्लियर हो जाएंगे आपके एक ही बार में। तो एक बार बता दूं आपको, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, वो आपका असम में पाया जाता है। और ये फेमस किस लिए है? ये है आपका एक सींग वाले गेंडे की वजह से फेमस है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। तो असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गेंडे वाला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा होगा? आपका काजीरंगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, बीज प्रकीर्णन द्वारा, या पर परागण द्वारा, चुनकर चरना, या फिर रोग फैलाकर। तो जो चरने वाले पशु होते हैं उनको चुनकर चरते हैं ना, कैसे बदलते हैं? तो चुनकर चरना। इसमें ऑप्शन जो आपका सी होगा ये राइट आंसर हो जाएगा, चुनकर चरना। 79 नंबर का क्वेश्चन है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है आपके जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, या पैलिसेड। तो जो पौधे होते हैं उनमें जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। तो जाइलम आपका कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। किसको अवशोषित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जिस वजह से क्या होता है? प्रदूषण आपका कम रहता है। इसलिए जहां पर भी ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे वहां पर प्रदूषण बहुत कम होगा। तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो अवशोषण किसका करते हैं? CO2 का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन, सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वो 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाई जाने वाली 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? जो कच्छपों की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, तो समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या में किसकी प्रजाति पाई जाती है, ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके लिए है केनेप्स रिडले, लागरहेड, ऑलिव रिडले, या फ्लैटबैक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑलिव रिडले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? आई थिंक ये फिर से क्वेश्चन आया हुआ है आपका। तो कौन सी संस्था है ऐसी इंटरनेशनल? ये है आपकी यूनाइटेड नेशंस, यानी कि UN। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? जो पौधे होते हैं जंतुओं से अलग करता है, ऐसी कौन सी प्रक्रियाओं का युग्म है? तो ऑप्शन आपके स्वतंत्र तथा प्रजनन दोनों में होता है। मेट्रोकॉन्ड्रिया तथा सेंट्रोसोम बिल्कुल नहीं। केंद्रक या कोशिका कला भी होती है। क्लोरोफिल तथा रसधानी जो है ये पौधों और जंतुओं दोनों को अलग करता है। ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं, क्लोरोफिल तथा रसधानी। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन आपके दिए हैं, पर्यावरण मित्र, या फिर पर्यावरण श्री, तरु मित्र, या फिर आपका वृक्ष मित्र।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? वो है आपका वृक्ष मित्र, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी अच्छे से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु जो संस्था बनाई गई है वो कौन सी है? तो ऑप्शन है आपके IUCN, यूनिसेफ, IUPAC या फिर WHO। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IUCN। और IUCN के द्वारा ही रेड डेटा बुक लिखी गई है। कौन सी? रेड डेटा बुक, जिसमें विलुप्त या फिर संकटग्रस्त जंतुओं की वहां पर लिस्ट दी रहती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु जो संस्था है वो है IUCN। IUCN के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है रेड डेटा बुक। अगला क्वेश्चन, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं जड़, तना, फूल या फिर फल। तो लौंग और जो केसर होते हैं वो पौधे के फूल वाले भाग से प्राप्त होते हैं। जो फूल होता है ना, वहीं से बनते हैं आपके लौंग एवं केसर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फूल, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो एक पिछले प्रैक्टिस सेट में पूछा गया था आपसे कि वह जो वन्य प्राणी सप्ताह होता है वो कब से कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये हो गई आपकी डेट। अब यहाँ पर पूछा गया अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। तो देखिए प्रश्न को सिर्फ घुमा दिया, एक में ऑप्शन दिया हुआ था 1 से 7 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। अब यहाँ पर पूछ दिया वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आपका मनाया जाता है। 88 नंबर का क्वेश्चन है, जो किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? तो देखिए जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उसको पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। यह उत्तराखंड में है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो आपका जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका उत्तराखंड में है। इसको पहले हेली नेशनल पार्क यानी कि हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा ये उत्तराखंड में है बताई चुका, और आपका हेली राष्ट्रीय उद्यान इसका पहले नाम था। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत का पहला नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भी आपको आंसर लगाना है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ जो आपको आगे एग्जाम में काम आएंगी। यहीं से क्वेश्चन आपको रिपीट करके पूछ दिया जाता है या फिर थोड़ा बहुत उसमें कुछ चेंजेस करके, जैसे मैंने बताया हो सकता है क्वेश्चन पूछ दिया जाए जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड में है। इसका पहले का नाम क्या है? तो हेली राष्ट्रीय उद्यान है। पहला नेशनल पार्क कौन सा है भारत का? तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ही है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 89 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी कौन कौन से हैं? ये तो आप ऑप्शन देख के भी लगा सकते हैं। ऑप्शन में कौवा, चील, बुलबुल, ये तो नहीं देखते। बाज, कबूतर या तोता, बिल्कुल नहीं। चील, बाज और गिद्ध, बिल्कुल। तो आपका जो ऑप्शन सी है ये राइट हो जाएगा। चील, बाज और गिद्ध ऐसे पक्षी हैं जो मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी को देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 90 नंबर का। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि तीसरा प्रैक्टिस सेट है, तो 90 क्वेश्चन आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे EVS के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? मैना, उल्लू, कौवा और कोयल, ये 4 ऑप्शन है। तो बताइए आप लोग। देखिए जो उल्लू है
वो क्या करता है, अपनी जो गर्दन को है ना पीछे तक घुमा लेता, काफ़ी हद तक। आप ज़्यादा डिफरेंस नहीं बता पाएंगे कि इसकी गर्दन पीछे है। तो उल्लू जो होता है वो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है काफ़ी हद तक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उल्लू। अब अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को, बात क्या हो रही है, झटके से एकदम से क्या करे, अपनी गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ ले, तो वो कौन होगा, वो कौन सा पक्षी है, तो वो है आपकी मैना। याद रखिएगा, अगर प्रश्न में पूछा जाए कि आपके झटके के साथ गर्दन पीछे कर सकते हैं तो वो मैना होगी, लेकिन सिर्फ पूछा जाए कि काफ़ी हद तक गर्दन को पीछे घुमा सकता है तो वो आपका उल्लू हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जितने लोग भी सीटेट या एचटेट की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। और आप लोगों को करना क्या है, नीचे कमेंट्स में बताना है कि आपकी सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो यस ज़रूर टाइप करिएगा, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं और हम लोग दिसंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जनवरी पूरा रिवीजन के लिए रखेंगे, प्रैक्टिस जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो या क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन हो, सीटेट के जो पेपर के क्वेश्चन हैं, मैं सारी प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा। कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आते तो मैं क्वेश्चन में ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। थ्योरी भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, बस आप लगे रहिए। जितना पढ़ाता जा रहा हूँ पढ़ते जाइए। पेपर आपका 1 हो या 2 दोनों आप क्वालिफाई कर लेंगे आराम से। तो चलिए, कोई डाउट रहेगा तो कमेंट्स में छोड़िएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग सीटेट या एचटेट की तैयारी कर रहे हैं जिनका नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका है, तो आप लोग इन क्लासेस को अटेंड करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।